Welcome everyone. Hello. So here we are taking class 12 history chapter number 1, topic number 10 and 11. These are the last topics, and with this lecture this chapter will come to an end, and then you are required to complete the homework which I have given and through all the sheets. एंड इफ़ यू गेट एनी डाउट्स इन द होल चैप्टर, अगर इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी सवाल, किसी तरीके की क्वेरी, कोई भी चीज़, सिंगल वर्ड भी अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो प्लीज़ मैं बोल रहा हूँ, आप इसको जो है मुझे व्हाट्सएप कीजिए। मैक्सिमम 24 आवर्स में आपका जो है क्वेरी रिजॉल्व कर दी जाएगी। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बुक का मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, इससे काफ़ी क्वेश्चन आ जाते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है तो ओरल एग्जामिनेशन में कई बार एग्जामिनर भी कई बार पूछ लेता है, तो इसीलिए इसको बहुत ध्यान से समझना है। कहीं भी कोई डाउट हो, किसी भी तरह की कोई क्वेरी हो, मुझे आप बताएंगे। ओके, कंटिन्यूइंग। So in the last lecture I was talking about the forwarding aspect of this civilization. So basically मैंने होमवर्क दिया था, आप सबने किया होगा कि दयाराम साहनी ने इसकी डिस्कवरी किस ईयर में की थी। तो जबकि मैं अभी नहीं बताऊंगा, मैं देख रहा हूँ कि कितने लोगों ने मुझे सही आंसर भेजा है। आप सभी को व्हाट्सएप के थ्रू मुझे इसका करेक्ट आंसर भेजना है, ठीक है। सो जब भी इसकी डिस्कवरी हुई उस समय तक इसके बारे में देखिए किसी को पता तो था नहीं कि ऐसी सिविलाइजेशन रही। देखो थी पहले, लेकिन एक तो डार्क एज हो गई, वैदिक सिविलाइजेशन हो गया, 1500 साल निकल गए, फिर उसके बाद 2000 साल, 1900 साल और निकल गए, ठीक है। काफ़ी लंबा 3000 साल के करीब का गैप आ गया। तो इसमें अच्छी अच्छी चीज़ें जो लोग भूल जाते हैं, तो हमारे यहाँ के लोगों, यहाँ के इतिहास में, यहाँ के लोगों की मेमोरी से ये पूरी जो सिविलाइजेशन और इसकी सारी जितनी भी यादें थी सब कुछ जो है गायब हो चुका था, ठीक है। किसी को भी कोई याद नहीं था कि ऐसी कोई सिविलाइजेशन कभी कहीं एग्जिस्ट करती थी, ठीक। वन थिंग। नेक्स्ट थिंग इज कि जो भी आर्टिफैक्ट्स उस समय मिल रहे थे, ठीक है, अभी हम बात करेंगे अलेक्जेंडर की, तो जो भी आर्टिफैक्ट्स या जो भी हिस्ट्री का हमें पता चल रहा था उस दौर में, ठीक है, आपके 18th सेंचुरी में, ठीक है, तो 19th सेंचुरी में जो भी हमें जानकारियाँ मिल रही थी वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम हमें ये बताती थी कि इंडिया की हिस्ट्री अगर कहीं पुरानी से भी पुरानी है तो अराउंड 300 BC तक की है, मौर्यन एम्पायर तक की है। उससे पुराना हमें कोई इंडिया की हिस्ट्री के बारे में कोई जानकारी उस समय तक थी ही नहीं, ठीक बात है। अच्छा, क्यों नहीं थी और उस समय तक का हम मॉरल्स का कैसे पता चला, ये भी बता देता हूँ। तो जैसा कि आप जानते हैं, अभी आप चैप्टर नंबर 2 और 3 में भी पढ़ेंगे कि बहुत सारे ट्रैवलर्स जो चाइना से, चाइनीज ट्रैवलर्स, वो इंसान, ठीक है, और काफ़ी सारे और लोग, सिंह एटसेट्रा, ये सारे चाइना से ट्रैवल कर करके इंडिया आते थे। आई एम सॉरी, क्यों आते थे इंडिया में? क्योंकि यहाँ पे बुद्धिज्म कल्चर की शुरुआत हुई थी और चाइना में बुद्धिज्म बहुत ज़्यादा प्रोपेगेटेड था, तो लोग बुद्धिज्म की स्टडी करने के लिए यहाँ इंडिया आते थे। तो जब इंडिया आते थे तो यहाँ के बारे में अपने ट्रैवलॉग्स और यहाँ के अकाउंट्स लिखते थे, डिटेल्स लिखते थे, ठीक है, फायर एंड सिंह एक्सेट्रा, ठीक है। तो ये वो ट्रैवलॉग्स अपने साथ वापस ले गए, तो यहाँ की चीज़ें तो डिस्ट्रॉय हुई, ख़त्म हुई, खो गई, लेकिन वो जो ट्रैवलॉग्स वापस ले गए वो प्रिजर्व किए गए, संरक्षित किए गए, रखे गए। और जब मॉडर्न एज आई तब उसका ट्रांसलेशन किया गया और उससे हमें पता चला कि इंडिया में वो लोग जब आए तब क्या था। तो ज़्यादा से ज़्यादा पुराने से पुराना अगर कुछ मिलता है तो हमें मॉडर्न एम्पायर का मिलता है, ठीक है। उसके दो फेमस मैं बता देता हूँ कि एक तो कॉटल की अर्थशास्त्र में मिलती है उस दौर की, ठीक है, और दूसरी मैगजीनीज की इंडिका मिलती है जिसका ग्रीक ट्रांसलेशन हुआ था, वो हमें सबसे पहले मिला, ठीक है। तो इससे हमें मॉडर्न एम्पायर के समय से पहले तक का पता चलता है, उसके पहले का हमें कोई डिटेल मालूम उस समय तक नहीं थी जब ये डिस्कवरी सारी होना शुरू हुई, ठीक है। तो उस समय ASI जो है बना ही बना था, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक एजेंसी जो कि जितनी भी एंशिएंट आर्टिफैक्ट्स हैं उनकी डिस्कवरी, कंजर्वेशन, प्रिजर्वेशन, एक्सकवेशन और सारा कुछ हैंडलिंग का काम ये ASI करती थी, ठीक है। ASI जो बनाई गई तो सबसे पहले जो इसके डायरेक्टर जनरल हुए वो हुए मिस्टर अलेक्जेंडर कनिंघम। ब्रिटिश एरा में बनी थी तो ब्रिटिशर ही इसके डायरेक्टर जनरल हुए। क्या नाम था? ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अलेक्जेंडर कनिंघम, फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ ASI, विज आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एजेंसी, ठीक है। तो ये कौन थे ये मैंने बता दिया, ये पहले डायरेक्टर जनरल हुए, ब्रिटिश ऑफिसर थे, और इनका एक बायस था, वही बायस जैसा कि मैंने बताया ना कि मॉडर्न से पहले यहाँ पर कोई एग्जिस्ट नहीं करता था, तो उससे पहले कि अगर कोई एविडेंस आ भी जाए
तो क्योंकि बायस है, क्योंकि उनकी नॉलेज पहले ही प्री डिफाइंड ऐसा कॉन्सेप्ट उन्होंने बना लिया कि मॉडर्न से पहले कुछ है ही नहीं, तो अगर कोई आर्टिफैक्ट अगर पुराना मिल भी जाए तो फिर दे ट्राई हार्ड टू establish that artifact, that evidence within the established timeline post moderns. ओके, समझ में आया? तो ये वो लोग किया करते थे। फॉर एग्जाम्पल एक स्टोरी है कि एक इंग्लिश जेंटलमैन थे, उन्हें एक बड़ी अजीब सी सील मिली जिसमें एक यूनिकॉर्न का सिंबल था। यूनिकॉर्न यानी एक ऐसा बकरी जैसा जानवर है जिसके सर पर एक सींग है, ये यूनिकॉर्न। इसकी फोटो आपके पेज नंबर पेज मैं बता रहा हूँ, टॉपिक नंबर 10 में बनी हुई है, चैप्टर नंबर 1 में, ठीक है। आप इसकी वहाँ फोटो देख सकते हैं सील की। तो ये एक सील लेके ये इंग्लिश जेंटलमैन मिस्टर अलेक्जेंडर कनिंघम के पास पहुंचे। अलेक्जेंडर कनिंघम को ये सील दिखाई और उन्होंने कहा ये कुछ अलग सी बहुत ही स्पेशल सी चीज़ दिख रही है और इसको जो है एक्सप्लेन कीजिए। तो अलेक्जेंडर कनिंघम ट्राइड टू एस्टैब्लिश दैट सील विद इन द एस्टैब्लिश्ड टाइम फ्रेम ऑफ द मॉडर्न सिविलाइजेशन। उन्हें लगा कि ये इससे पुराना तो कुछ है ही नहीं, तो मॉडर्न सिविलाइजेशन की किसी समय की रही होगी, बट ही फेल्ड, क्योंकि मॉडर्न इस पीरियड में पाली और प्राकृत लैंग्वेज चलती थी, तो इस तरीके की सील और इस तरीके की लैंग्वेज का कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं होता था। तो इसीलिए ये इश्यूज आए और उस समय उन्होंने फिर उस पर ज़्यादा गौर नहीं किया, ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और इट रिमेन्ड ऑन द साइड। अच्छा, तीसरी चीज़ अलेक्जेंडर कनिंघम के बारे में वही जैसा मैंने बताया कि ये जो रिसर्च कर रहे थे पुराने इतिहास के बारे में किया कि इनकी पूरी की पूरी डिपेंडेंसी सिर्फ और सिर्फ चाइनीज टेक्स्ट पर थी। तो चाइनीज टेक्स्ट चाइना से जो डिस्कवर हो रहे थे, ग्रीक टेक्स्ट जो कि यूरोप से डिस्कवर होते थे, इंडिया से जो डिस्कवरी हो रही थी उस पर रिसर्च नहीं हो रही थी, क्योंकि वो उनके हिसाब से फैब्रिकेटेड है, अनऑथेंटिकेटेड है, या वो सॉल्व नहीं किया जा सकते, काउंटरफेट है बेसिकली उनके हिसाब से, ठीक है। तो वो डिपेंड करते थे अपनी रिसर्च को चाइनीज टेक्स्ट पर, ठीक। ये एक इनकी प्रॉब्लम है। अगली चीज ये, जैसा कि कंफ्यूजन विद हड़प्पन सील, मैंने बताया कि हड़प्पा सील उनके पास पहुंची तो उन्हें लगा कि मॉडर्न पीरियड की और वो कंफ्यूज हो गए। तो ये जो है अलेक्जेंडर कनिंघम की प्रॉब्लम है। एक वो ब्रिटिशर्स थे तो ब्रिटिश एजेंडा से काम करते थे, दूसरा वो बायस्ड थे, ठीक है, किसके लेके कि मॉडर्न से पहले कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है किसी चीज का। तीसरी चीज उनकी पूरी की पूरी रिसर्च सिर्फ चाइनीज टेक्स्ट पर बेस्ड है और किसी चीज को वो कंसीडर नहीं करते हैं। और अगली चीज की वो हड़प्पा की सील को लेके कंफ्यूज हो जाते हैं, क्यों? क्योंकि वो मॉडर्न से पहले की प्रतीत होती है, लेकिन क्योंकि उनका बायस है कि मॉडर्न से पहले कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करता था, तो देन ही ट्राइड टू एस्टैब्लिश इन द एस्टैब्लिश्ड टाइमलाइन बट ही कुड नॉट, सो ये कंफ्यूजन क्रिएट हुआ। तो इस तरह से अलेक्जेंडर कनिंघम के टाइम पर हड़प्पा के बारे में हमें एविडेंसेस मिलना शुरू हो गए थे, लेकिन फिर भी ये डिस्कवरी उस समय नहीं हो पाई। क्यों? क्योंकि ये सो एंड सो रीजंस हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं आगे, तो फिर डिस्कवरी हुई कैसे? समय के साथ धीरे धीरे बाद में जब और लोगों की टीम गई, उन्होंने डिस्कवरी की। मैं आपको ऑलरेडी उसकी स्टोरी बता चुका हूँ कि कैसे ये एक रेलवे लाइन बन रही थी मुल्तान से, और उसमें जो है ये पता चला, फिर दयाराम साइनी की लीडरशिप में ये पूरी डिस्कवरी हुई, ठीक है। अब डिस्कवरी हुई और उस समय पर जो है ये सारी चीज़ें चल रही। फिर डिस्कवरी में एडवांसमेंट्स आने शुरू हुए, क्योंकि उसके बाद डायरेक्टर जनरल बने सर जॉन मार्शल, ठीक, और उसके बाद मिस्टर व्हीलर, ठीक है। तो मिस्टर मार्शल और मिस्टर व्हीलर भी डायरेक्टर जनरल हुए हैं आपके एएसआई में। तो हर एक डायरेक्टर जनरल अपने साथ कुछ एक्सपर्टीज लाया है और अपने साथ कुछ स्पेशल चीज़ें भी लेके आया है, अपनी स्पेशल नॉलेज लेके आया है। तो हम देख लेते हैं, कंपैरेटिव एनालिसिस कर लेंगे मिस्टर मार्शल और मिस्टर व्हीलर के बीच में, तो हमें एक साथ दोनों ही चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी। आप अपनी बुक में सीधा टॉपिक पढ़ेंगे, आप कंफ्यूज हो सकते हो, तो बेटर इज कि आप 1-2 मिनट ध्यान से सुन लीजिए, ठीक। उससे पहले आपको समझना होगा कि स्ट्रैटिग्राफी क्या होता है। स्ट्रैटिग्राफी क्या होता है? व्हाट इज स्ट्रैटिग्राफी? तो स्ट्रैटिग्राफी इज द स्टडी विच इज बीनीथ द सरफेस ऑफ अर्थ, ठीक है, कि अर्थ के नीचे जो दबा हुआ है वो कहाँ, कैसा, किस तरह से है, किस फॉर्मेशन से है, कौन सी चीज़ ऊपर है, कौन सी चीज़ नीचे है, कौन एक लेवल पर है, कौन अलग अलग लेवल है। भाई ये सरफेस है, ये ज़मीन है, इसके नीचे आप खुदाई करोगे तो बहुत सारी चीज़ें आपको नीचे मिलती चली गई, तो देखना पड़ेगा ना कौन सी चीज़ किस लेवल पर है, कौन सी चीज़ एक लेवल पर है या नहीं है, आगे है पीछे, किस तरह से कहाँ पर किसका एस्टेब्लिशमेंट है, ये सब हमें स्ट्रैटिग्राफी में देखना पड़ता है, ठीक है। तो इसी के ही बारे में हमें आगे देखना है, समझना है, ठीक। तो मिस्टर मार्शल ने क्या किया? स्ट्रैटिग्राफी के फॉर्मूलाज को इस्तेमाल करना शुरू किया सबसे पहले, ठीक है। लेकिन इन्होंने जो खुदाई की, एक्सकवेशन की, इसमें लॉन्ग लेयर्ड स्ट्रैटिग्राफी के एक्सकवेशन को किया। कहने का मतलब ये देखिए, समझिए इस चीज, मान लीजिए ये एक सरफेस है, ठीक है, इसके नीचे बहुत सारी चीजें छुपी हुई है, दबी हुई। अब आप एक कोने से एक्सकवेशन करना शुरू करते हैं, मिट्टी उठाना शुरू करते हैं, और जो कुछ भी मिलता जाता है आप सीधे उसको उठा के साइड में रखते चले जाते हैं।
जमीन मिली, खुदाई करी, चीजें निकली, साइड में, ठीक। ये क्या है? नॉन लेयर्ड एक्सकवेशन। आपने इसमें ये ध्यान नहीं रखा कि किस लेयर में चीजें मिल रही हैं। 5 फुट पे कौन कौन सी चीजें मिली, 10 फुट पर कौन कौन सी चीजें मिली, 11 फुट पर कौन कौन सी चीजें मिली, 15 फुट पर कौन कौन सी चीजें मिली। आपने इसमें गहराई का ध्यान नहीं रखा ना, आपने तो बस सीधे खुदाई करी, जो मिला एक अलग उठा के रख दी। नॉन लेयर्ड एक्सकवेशन, ये जो किया किसने? मिस्टर मार्शल। तो मिस्टर व्हीलर ने क्या एडवांसमेंट किया? मिस्टर व्हीलर बहुत ही जो है फेमस व्यक्ति थे, स्पेशलिस्ट थे, ठीक है। ग्रीस में तमाम सारी पुरानी आर्टिफैक्ट्स और एंशिएंट एक्सकवेशन का काम कर चुके थे, एक्सपीरियंस होल्डर थे। तो इन्होंने लेयर एक्सकवेशन करना शुरू किया। लेयर्ड एक्सकवेशन का मतलब कि जैसे अगर हम ऊपर से देखें तो किसी लैंड का ये पीस है जिसमें हमें एक्सकवेशन करना है, तो इन्होंने इसको पहले क्या किया? ग्रिड में डिवाइड किया, फिर ग्रिड को कॉलम्स में डिवाइड किया। अब ये एक मान लीजिए कॉलम है, इसको भी उन्होंने छोटे छोटे ब्लॉक्स में डिवाइड किया, इस ब्लॉक को भी उन्होंने और छोटे छोटे सब सेक्टर्स में डिवाइड किया, ठीक, समझ रहे हैं? बिल्कुल छोटा 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 उन्होंने डिवाइड करते चले गए, ठीक है। और इस तरह से नेमिंग कर दी कि A1 A2 B2 BZ ऐसे करके उन्होंने सारा पूरे एरिया को बहुत छोटे छोटे ब्लॉक्स में डिवाइड करके और फिर 1 बाय 1 ब्लॉक्स को एक्सकवेट करना शुरू किया। ये नहीं है कि सीधा उठाया और लिया और एक तरफ से खुदाई करनी शुरू कर दी, नहीं, केवल उतना ही, ठीक है। अब ये तो हम ऊपर से देख रहे हैं तो हमें ऐसे छोटे छोटे ब्लॉक्स उसके डिवाइड होते दिख रहे हैं, ठीक है। अब अगर हम देखें कि हॉरिजॉन्टल स्पैन में तो किस तरह से की कि मान लीजिए ये है लैंड, इसका मान के चलो ये एक सेक्शन था जिसकी एक्सकवेशन करना था, ये एक सेक्शन है जिसका एक्सकवेशन करना था नीचे की तरफ, ठीक, समझ में आया? तो उन्होंने बाकी सबको टच नहीं किया, केवल इसके ही नीचे चलते चले गए, इसके नीचे खोदते चले गए, ठीक है। और फिर देखा कि 5 फुट पे कौन सी चीज मिली, 10 फुट पर कौन सी चीज मिली, 11 फुट 15 फुट पर कौन सी मिली, 20 फुट पर कौन सी मिली, जो भी उनके हिसाब रहेंगे उस हिसाब से उन्होंने लेयर बाय लेयर चीजों को निकाला। तो 5 फुट पर जो मिला उसको अलग रखा, उसको ऐसे रखा कि A1 ब्लॉक में 5 फुट पर हमें ये चीजें मिली, फिर A2 ब्लॉक में 10 फुट पर हमें ये चीजें मिली, ठीक है। तो इससे क्या हुआ? इससे हमें ये पता चला कि एक्चुअली में इस जगह पर जहां एक्सकवेशन हो रहा है वहां पर एक बार नहीं बल्कि कई बार एक के ऊपर एक सेटलमेंट्स बनाए गए, ये हमें पता चला। तो सबसे पुराना सेटलमेंट वो जो सबसे नीचे और सबसे नया सेटलमेंट वो जो सबसे ऊपर। और इससे डिफरेंशिएशन से हमें उनकी क्वालिटी में भी डिफरेंस मिला कि पुराने समय में सिर्फ और सिर्फ मिट्टी के बर्तन मिलते थे, लेकिन नए एक्सकवेशन में, नए सेटलमेंट में हमें मेटल के भी बर्तन मिल रहे हैं। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। अगर ये लेयर्ड एक्सकवेशन नहीं किया जाता तो हमें ये लगता कि लोग मिट्टी के और मेटल के दोनों के बर्तन इस्तेमाल करते थे, लेकिन मिस्टर व्हीलर की इस टेक्निक से हमें ये पता चला कि पुराने समय में इसी जगह पर पहले कोई और सेटलमेंट थी जो सिर्फ मिट्टी के बर्तन यूज करती थी, एग्जाम्पल के लिए समझा रहा हूँ, और फिर बाद में उसके खत्म हुआ, फिर एक नई सेटलमेंट बनी, फिर खत्म हुआ, फिर उसके ऊपर नई सेटलमेंट मिली, और इस तरह से ये चेंजमेंट आते चले गए। लास्ट में इसी बुक में जब चैप्टर नंबर 4 आएगा तब महाभारत के टाइम पीरियड में हस्तिनापुर के एक्सकवेशन में आपको 5 लेयर देखने को मिलती है, ठीक है। और तब हम लास्ट टॉपिक इस बुक का जो सबसे लास्ट टॉपिक है तब हम इसको और डिटेल में समझ रहे होंगे। बेसिकली मार्शल हो या कलिंगम हो, इन सबसे ज्यादा एडवांस अगर किसी के मेथड थे तो वो मिस्टर व्हीलर के मेथड थे, और उनका सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन हमारी एक्सकवेशन और पीएसआई की एक्टिविटीज में रहा। समझ में आया? तो कंट्रीब्यूशन एंड डिफरेंशिएशन बिटवीन द टेक्निक्स ऑफ दीज टू लेजेंड्स मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, बता दिया है, ठीक है। अब एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट पे बात करते हैं, वो है पार्टीशन। सो एज यू नो कि इंडिया एंड पाकिस्तान का पार्टीशन हो गया 1947 में, ठीक है, देश आज़ाद हुआ, पार्टीशन हो गया। तो हुआ ये कि पार्टीशन के साथ में इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो उस समय तक की डिस्कवर्ड साइट थी इंडस वैली की, उस समय तक जब पार्टीशन हुआ उस समय तक की जो भी इंडस वैली सिविलाइजेशन की डिस्कवर्ड साइट थी, खोज ली गई जगहें थी, सेटलमेंट्स थे, वो सारे के सारे लगभग ज़्यादातर 90% पाकिस्तान के एरिया में चले गए। समझ में आ रहा है?
तो पार्टीशन के साथ जैसे मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, ये सारे क्या इंडस रिवर के किनारे हैं, और इंडस रिवर का पूरा एरिया पाकिस्तान में चला गया, ये सारे एरिया चले गए। तो ये हुआ कि सेपरेशन की वजह से हमारे कंजर्वेशन, एक्सकवेशन और डिस्कवरी में बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ा। एएसआई इंडिया में है, ठीक है, वहाँ पर उनकी अपनी एजेंसी है, ठीक है। तो इंडिया में इसकी डिस्कवरी, इसके कंजर्वेशन और सारी प्रोसेस के लिए में बहुत ज़्यादा नेगेटिव इफेक्ट पड़ा। क्यों? क्योंकि ना हमारे पास अब साइट्स बची, ना सेटलमेंट बचे, ना कुछ बचे। लेकिन अब इसमें हमें नेगेटिव एस्पेक्ट देखना नहीं, एक्चुअली में इसने नेगेटिव से ज़्यादा पॉजिटिव का काम किया। क्यों? क्योंकि अब चूंकि जितनी भी डिस्कवर्ड साइट थी वो इंडिया से बाहर जा चुकी थी, अब इंडिया में एग्जिस्ट ही नहीं करती थी, तो इंडिया में फिर एएसआई को ध्यान गया नई चीज़ों को खोजने। फिर वो लोग लगे कि चलो अब जो खोज लिया गया उसके बारे में अब हम कुछ कर तो नहीं सकते, तो क्या करते हैं कि नया कुछ खोजते हैं। तब धीरे धीरे नई साइट्स की डिस्कवरी शुरू हुई और बहुत ही तेजी से फिर आप देखोगे 80s में आते आते एकदम स्पीड से ये काम होना शुरू हो जाता है, ठीक है। काली बंगल, ठीक है, और धौलावीरा, धौलावीरा तो 1990s में खोजी गई साइट है, ठीक है ना। तो ये सारी साइट धीरे धीरे अब ये खोजी जानी शुरू होती है। तो इससे क्या पड़ा, एक पॉजिटिव इफेक्ट ये भी पड़ा कि हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन की नई साइट्स के बारे में, नई सेटलमेंट्स के बारे में हमें पता चला, ठीक है। और नेगेटिव एस्पेक्ट अगर पार्टीशन का देखेंगे तो क्या हुआ कि जो कंजर्वेशन हम बेस्ट कर सकते थे उन अर्लीस्ट डिस्कवर साइट का, जो बड़ी साइट्स थी, ठीक है, उनका हम उतना अच्छा कंजर्वेशन नहीं कर पाए, ठीक, समझ रहे हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है, आप समझ पा रहे हैं। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑब्जेक्ट्स फाउंड एंड इश्यूज विद द कंस्ट्रक्टिंग द हिस्ट्री। तो ये है कि भाई एक्सकवेशन हुआ, हमें बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स मिले। अब ऑब्जेक्ट्स मिले तो हम उससे क्या अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करें, उनसे हिस्ट्री कैसे कंस्ट्रक्ट करें। अब भाई एक मिट्टी का बर्तन मिल गया, उससे आप हिस्ट्री कैसे कंस्ट्रक्ट करोगे, ठीक है। अब यही है प्रॉब्लम। अब जो आप एक हिस्टोरियन की नज़र से देखोगे तो आप इससे भी बहुत सारी चीज़ें जान सकते हो। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर कपड़ा, क्या इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग कपड़ा इस्तेमाल करते थे? ये एक इमीडिएट क्वेश्चन हो सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। तो क्या वो करते थे? हाँ जी हाँ करते थे। कैसे? हमें पता चला उसी मिट्टी के बर्तन से। समझिएगा, आज भी आप देखेंगे कि हमारे घर में जो महिलाएं होती हैं वो ऐसे अचार वगैरह सब बनाती हैं और मर्तबानों में उसको स्टोर करके रखती हैं, तो उसमें कीड़े ना जाएं और एयर भी पास होती रहे। तो इसके लिए क्या करते हैं, कोई भी बर्तन होता है उसके ऊपर कपड़ा डाल देती हैं और उसको रस्सी से बांध देती हैं, ठीक, समझ में आ गया। तो जब एक्सकवेशन किया गया, मैं नहीं कह रहा हूँ कि उस समय अचार बनाए गए या नहीं, वो नहीं कह रहा हूँ, कुछ भी हो, लेकिन बर्तन के अंदर कुछ स्टोर किया गया था, ठीक है। अब उस वो हमें बर्तन मिला, उसके ऊपर कपड़ा तो था नहीं, लेकिन उसके चारों तरफ रस्सी जरूर बंधी हुई थी। तो जब एक्सकेवेटर्स ने, रिसर्चर्स ने बड़े ही डेलिकेटली उस रस्सी को खोला तो उस रस्सी के अंदर कपड़े का छोटा सा पीस, छोटा सा टुकड़ा दबा हुआ मिला। अब क्योंकि ये कपड़ा हमें डायरेक्टली मिल गया है, तो दैट मीन्स हमें ये डायरेक्टली पता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों को कपड़े की नॉलेज थी, वो कपड़े का इस्तेमाल करते थे। अगर ये हमें क्लोथ का पीस नहीं मिलता तो हम ये बिल्कुल नहीं कह सकते, हम ये कहते हैं कि अनसर्टेन है, शायद उन्हें नॉलेज हो कपड़े की, शायद ना हो, हम पक्के तौर पर नहीं कह सकते। लेकिन क्योंकि अब हमें पीस मिल गया है तो हम ये पक्के तौर पर कह सकते हैं कि कपड़े की नॉलेज उन्हें थी। ऑब्वियसली समय के साथ जो ऊपर ढका हुआ कपड़ा था बर्तन के, जो बड़ा पीस था वो गायब हो गया, टाइम के साथ चीज़ें खराब हो जाती, लेकिन क्योंकि ये रस्सी के अंदर दबा था इसीलिए यह बच गया और हमें मिल गया, और हमारे ये एक हिस्ट्री का बिल्डअप हो गया कि हाँ उन्हें नॉलेज थी। तो इस तरह से धीरे 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 पीस बाई पीस चीज़ें मिलती गई और उससे हिस्ट्री कंस्ट्रक्ट करते चले। लेकिन हर एक चीज़ से हिस्ट्री कंस्ट्रक्ट नहीं की जा सकती, जैसे कि कंफ्यूजन हो जाता है कि कोई एक चीज़ मिली, अब किसी के लिए इस चीज़ का मतलब कुछ और है, किसी दूसरे के लिए इस चीज़ का मतलब कोई और हो सकता है, तो ये उससे हिस्ट्री का अलग मीनिंग निकालेगा, ये व्यक्ति उससे हिस्ट्री का अलग मीनिंग निकालेगा। कैसे होता है ये कंफ्यूजन, इसको थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। मैं 2-4 एग्जांपल दूंगा तो आपको मैं समझाऊंगा, ठीक है। जैसे मैंने बताया कि वो एक सील मिली थी जिसमें एक जानवर की फोटो थी, सो एंड सो यूनिकॉर्न उसको बोल दिया जाता है, एक बकरी के जैसा जानवर जिसके सर पर एक सील है, ठीक है। अब किसी के लिए हो सकता है, कोई कहेगा कि वो संभव है इस तरीके का जानवर, भाई आज तो ऐसा कोई जानवर हमें नहीं मिलता जो बकरी के शेप का हो, छोटा हो और उसके सर पर एक सींग हो, सफेद रंग का हो या ऐसा चमकता, ऐसा तो हमें नहीं दिखता ना आज के समय। तो क्या उस समय के हिसाब से सोचे तो क्या ये जानवर, ऐसा जानवर क्या उस समय एग्जिस्ट करता था?
अगर एग्जिस्ट नहीं करता होता तो ये लोग उसकी इमेज क्यों बनाते? तो कुछ एक हिस्टोरियन का फैक्शन है जो ये कहेगा नहीं, ये जानवर उस समय एग्जिस्ट करता था, इन लोगों ने देखा और उसी की वजह से उसकी फोटो इस सील पर बनाई। ठीक, कुछ हिस्टोरियंस ये कहेंगे, लेकिन कुछ दूसरे हिस्टोरियंस हैं जो ये कहेंगे कि भैया ये जानवर की स्केलेटन क्या हमें कहीं मिली इंडस वैली सिविलाइजेशन में? मिली क्या? नहीं मिली। क्या ये जानवर आज एग्जिस्ट करता है? नहीं करता है। क्या हमें कभी भी इस तरीके के जानवर का कोई स्केलेटन मिला? नहीं मिला। तो क्या ये नहीं हो सकता कि किसी ने अपनी इमेजिनेशन से इस डिजाइन को बनाया? तो ये कंफ्यूजन हो, ये पॉइंट हो। अब हमें उसका कोई एविडेंस तो है नहीं, तो अब इसीलिए इसमें क्या हो गया? डिफरेंस ऑफ इंटरप्रिटेशन। समझ में आया? डिफरेंशिएशन बिटवीन द इंटरप्रिटेशन। अब इंटरप्रिटेशन में प्रॉब्लम है कि जो यूनिकॉर्न है वेदर इट इज रियल और वेदर इट इज इमेजिनरी। ठीक, अब ये प्रॉब्लम होगी ना हिस्ट्री कंस्ट्रक्ट करने में, जिसकी बात मैं कर रहा था। अनदर एग्जांपल, प्रीस्ट की एक मूर्ति मिलती है, ठीक है। वो मूर्ति में एक व्यक्ति, आपके में फोटो बनी हुई है, आप देखिएगा चैप्टर के लास्ट के टॉपिक्स में नंबर 10 या 11 में, ठीक है। आप देखेंगे तो एक फोटो है जिसमें एक व्यक्ति है जो कि शाल ओढ़े हुए है, जिसकी दाढ़ी बहुत अच्छी सेट है, बाल बहुत अच्छे सेट है और एकदम साफ सुथरा दिख रहा है और देखने में बड़ा एलिगेंट सा दिख रहा है। ठीक, समझ में आ रहा है? अब इससे हम क्या इंटरप्रेट कर सकते हैं? कोई व्यक्ति ये सोच सकता है, एक हिस्टोरियंस का सेक्शन है जो ये समझता है कि शायद ये किंग रहा हो, राजा रहा हो। क्यों? क्योंकि ये मूर्ति कहाँ मिली? सिटाडेल में। और क्योंकि इंसानों की मूर्तियां बहुत रेयर ही मिली है, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर है किसी इंसान की मूर्ति मिले। तो अगर सिटाडेल में, जो कि पूरे एस्टेब्लिशमेंट का, पूरे सेटलमेंट का सबसे इंपॉर्टेंट प्लेस है, उसमें किसी एक इंसान की मूर्ति बनी मिल जाए जो कि ऑब्वियसली रेयर है, तो ये बिल्कुल सा एकदम साफ हो जाता है कि ये जो जिस व्यक्ति की ये मूर्ति बनाई गई है वो व्यक्ति बहुत खास रहा होगा। ऐसे किसी के तो नहीं बना देंगे, कोई व्यक्ति इंपॉर्टेंट रहा होगा तभी इसकी जो मूर्ति बनाई गई और सिटाडेल में रखी गई। समझ रहे हैं? अब पॉइंट ये है कि ये कौन है? ये इज ही अ किंग? क्या ये कोई राजा है? क्या ये वहाँ रूल कर रहा है? ठीक है। अब कुछ हिस्टोरियंस कह सकते हैं कि हाँ ये राजा की मूर्ति रही होगी, लेकिन हमें तो पता नहीं ना कि राजा था या नहीं था। तो दूसरे हिस्टोरियंस का सेक्शन ये कह सकता है कि भाई ये प्रीस्ट रहा होगा, कोई पुजारी रहा होगा, क्योंकि पूजा तो करते थे, ये पता है। ठीक है, तो अब प्रॉब्लम है कि पुजारी है या राजा है, इसको प्रूफ करने के लिए कोई एविडेंस नहीं है ना, तो इसीलिए इस मूर्ति का नाम भी रख दिया गया प्रीस्ट किंग। ठीक, तो ये वेदर इट इज प्रीस्ट वेदर इट इज किंग वी डोंट नो, वी आर नॉट सर्टेन। यही कंफ्यूजन है, यही दिक्कत है। समझ में आ रहा है? क्लियर हो रहा है? अंडरस्टूड? अगला एग्जाम्पल देखिए, प्रोटोशिवा। एक सील मिलती है जिसमें एक व्यक्ति योगिक पोस्चर में बैठा हुआ है, बड़े से उसके ऐसे हेलमेट टाइप का पहना हुआ है, उसने कोई मुकुट पहना हुआ है और तंत्र मंत्र सा करता दिखता है। इसकी भी फोटो आपकी पेजेस में है। ठीक है, देखिए। तो उस फोटो को देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये कौन है? लगता है शायद ये शिवा हो, शिव, लॉर्ड शिव। ठीक है, ये वो हो सकते हैं। कुछ लोगों के हिसाब से ये पशुपति देव है, जैसे कि नेपाल में जिनकी पूजा की जाती है बहुत ज़्यादा। ठीक है, देव पशुपति देव। ठीक, श्री शिव का ही एक रूप है। ओके, या कुछ लोगों के हिसाब से ये शमन है कोई। शमन कौन होते हैं? ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान रखना। शमन कौन होते हैं? शमन आर दोज पीपल हु क्लेम that they possess some kind of extraordinary power to create a link between the mortal ones to the immortal one. समझ में आया? शमन कौन लोग होते हैं? ये शमन का मतलब शाब्दिक अर्थ है तांत्रिक। तो ये वो लोग हैं जो ये क्लेम करते हैं कि उनके पास कुछ खास शक्तियां हैं जिससे वो इंसानों का और देवताओं के बीच में जुड़ाव बना सकते हैं, लिंक बना सकते हैं। ये ऐसी पावर्स की क्लेम करते हैं। ठीक है, ये होते हैं शमन। बात समझ में आई? तो उस मूर्ति को, उस फोटो को, सील को देख के लगता है कि ये पशुपति हो सकते हैं, या कोई शिव का पुराना रूप हो सकता है, रुद्र या ऐसे कोई, या कोई शमन हो सकता है। एग्जैक्टली क्या है हमें नहीं पता, वी आर नॉट श्योर। समझिए डिफरेंस ऑफ इंटरप्रिटेशन कि एक मूर्ति को देख के आप क्या इंटरप्रेट करते हो। अनदर लास्ट एग्जांपल, शिवलिंगम वर्सेस डाइसिस। कुछ छोटे छोटे पत्थर मिले, मार्बल मिले। अब देखने को कोई देखेगा तो उसको लगेगा कि ये टूटे हुए शिवलिंग है। आप शिवलिंग की पूजा करते हैं, आप देखते होंगे, जानते हैं। ठीक है, तो कुछ को लगेगा ये शिवलिंग में टूटे हुए, लेकिन कुछ को लग सकता है कि नहीं,
ये हो सकता है डाइस हो शतरंज खेलने का या लूडो खेलने का या ऐसा कोई और गेम उस समय होता होगा, उसको खेलने की डाइसेस हो सकती है। अगेन डिफरेंस ऑफ इंटरप्रिटेशन। तो वही खेल है कि जो चीज़ें क्लियर नहीं है उनके बीच में एक कन्फ्लिक्ट है, एक डिफरेंस बिटवीन द इंटरप्रिटेशन, और उससे हमें हिस्ट्री को कंस्ट्रक्ट करने में प्रॉब्लम आती है। लेकिन कुछ चीज़ें जो कि सर्टन है, क्लियर है, जैसे वो कपड़े का पीस, तो उससे हमें क्लियर है और हमारी हिस्ट्री को बिल्डअप होने में कोई प्रॉब्लम नहीं। एंड दैट्स हाउ वी आर कंक्लूडिंग दिस चैप्टर। और इस तरह से ये चैप्टर खत्म होता है। आपको पूरे चैप्टर में दोबारा से रिवाइज कीजिए, होमवर्क है, कहीं किसी तरीके का कोई डाउट, कोई समस्या, किसी भी तरीके की कोई मिस्टेक या कोई कन्फ्यूजन है, माई व्हाट्सएप इज ओपन, यू कैन व्हाट्सएप मी ऑन माई नंबर, एंड मैक्सिमम 24 आवर्स में आपकी क्वेरी रिजॉल्व कर दी जाएगी। होमवर्क कंप्लीट कीजिए, वर्क चेक किया जाएगा।